Hello students, welcome to the online classes. We are back with the chapter number 2, that is microorganisms are friends or foe. So in the previous class we have studied about various types of preservation strategies. Will be continuing with those strategies in the today's class also. So in the previous class we have studied about the physical methods of the preservation. जो physical methods हम लोग preservation के लिए use करते थे, जिसमें हम लोगों ने salting के बारे में पढ़ा या sugaring के बारे में पढ़ा. आज हम chemical methods के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग microorganisms की जो growth होती है हमारे food stuff के अंदर, उसको रोक सकते हैं. तो जैसे कि हम लोग जो केमिकल्स जो कि बेसिकली हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सॉल्ट हो सकते हैं, कुछ एडिबल ऑयल हो सकते हैं, या दूसरे तरीके के प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, जो कि हमारे पास बाजारों में भी अवेलेबल होते हैं. तो हमने देखा है कि पिकल्स को हम लोग सॉल्टिंग कर देते हैं, जिससे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक को रोक देते हैं. या फिर हम केमिकल्स जैसे कि नाम लिया था सोडियम बेंजोएट का या सोडियम मेटाबाइसल्फेट का भी हम लोग यूज कर लेते हैं हमारे प्रिजर्वेशन के लिए. तो जो भी कैंड फूड स्टफ हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले हुए होते हैं, ये दोनों तरीके के, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट को यूज किया जाता है. तो जैम्स और जो हमारे पास स्क्वैशेस जो हम लोग लेते हैं, उनके अंदर ये प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है उनके अंदर ना हो. अब प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट को हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में. तो अगर मीट को या फिश को हमें स्टोर करके रखना है काफी लंबे टाइम तक के लिए, तो हम लोग उनकी क्या करते हैं, सॉल्टिंग करते हैं. तो मीट और फिश जो होते हैं, दे आर कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट. हम उसको क्या कर देंगे, मीट या फिश को ड्राई सॉल्ट से कवर कर देंगे. ड्राई सॉल्ट से कवर करने से क्या होगा, जैसे हम उसको सॉल्ट से कवर करेंगे, उनके अंदर जो वाटर कंटेंट है धीरे धीरे निकलकर जो है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, और जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वहां पर, जिनमें कॉमनली बैक्टीरिया आता है, उसकी ग्रोथ वहां पर नहीं हो पाएगी. इसी तरह से सॉल्टिंग से हम लोग आंवले को, रॉ मैंगोज जो होते हैं यानी कि जो कच्चे आम होते हैं, उनका अचार बनाकर, या टैमरिंड जो होती है, इमली होती है, उनको लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं. देन आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर से हम लोग किस तरह से प्रिजर्वेशन करते हैं, तो शुगर जो होता है ना, वो भी मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है इसी तरीके से, और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, जिससे हम लोग जैम्स और जेलीज और स्क्वैशेस जो होते हैं जिनके अंदर शुगर बहुत ज्यादा होता है, उनको हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं. देन प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. देखा हम लोगों ने, अचारों में सॉल्ट तो हम लोग डालते ही हैं, साथ में ऑयल भी काफी अच्छे तरीके से डालते हैं, और अचार को पूरा ऑयल से कवर करके रखते हैं. ऑयल जो होता है ना, वो एयर और जो अचार होता है उसके बीच में एक हिंड्रेंस या एक बैरियर बना के रखता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड आइटम के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, और हमारा जो फूड आइटम है वो स्पॉइल होने से बच जाता है. तो इस तरह से हम लोग वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फिश हैं, मीट को भी इस तरह से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं. विनेगर का भी यूज हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं. देन हीट या कोल्ड ट्रीटमेंट देकर भी हम लोग अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं. जैसे कि जो दूध आता है हमारे पास हमारे घरों में, हम उसको बॉईल करते हैं. हम उसको बॉईल इसलिए करते हैं क्योंकि दूध के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस. वो लैक्टोबैसिलस क्या करता है कि दूध के अंदर जो लैक्टोज नाम की शुगर होती है, उसको किसके अंदर चेंज कर देता है, लैक्टिक एसिड के अंदर. अब दूध के अंदर एक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है, जिससे दूध जो है वो खट्टा हो जाएगा और वो स्पॉइल हो जाएगा. तो उससे बचने के लिए हम लोग दूध को क्या करते हैं, उबालते हैं, बॉईल करते हैं. बॉइलिंग क्या करती है, बॉइलिंग जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कर देती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल हो जाते हैं. और इस तरह से हम लोग अगर खाने को हमें लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है, तो उबालने तो एक तरीका है, यानी कि हीट तो एक तरीका है. सिमिलरली हम उसको अगर कोल्ड ट्रीटमेंट दें, यानी कि उसको फ्रीज कर दें, तो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो काफी स्लो हो जाती है, और हम अपने खाने को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर देते हैं. तो इस तरह से देखा है कि जो मिल्क हमें पैकेट्स के फॉर्म में मार्केट से अवेलेबल होता है, तो वो हम लोग 4-5 दिन तक भी उसको अगर हम फ्रीजर में रखें या डीप फ्रीजिंग में उसको हम रखेंगे, तो भी जो दूध है वो हमारा स्पॉइल नहीं होता है. ठीक है. अब एक और तरीका है जिससे हम लोग दूध को खराब होने से बचा सकते हैं. तो बॉइलिंग तो एक तरीका है ही, एक सेकंड तरीका होता है जिसको बोलते हैं पास्चराइजेशन. क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन. तो जो पैकेट्स के फॉर्म में दूध हमें अवेलेबल होता है घर पर, पैकेट्स के फॉर्म में जो आता है ना,
वो दूध की पहले की जाती है पास्चराइजिंग। अब ये पास्चराइजेशन क्या होती है? पास्चराइजेशन में करते क्या है कि वो दूध जो फैक्ट्रीज में आता है उसको हीट किया जाता है। आपको ये याद रखना है, उस दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक हीट किया जाता है, जिससे क्या होगा, दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो इस हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, यानी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और देन उसी टाइम पर हमें उसको क्या करना है, 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक उबालने के बाद हमें उसको क्या कर देना है, उसको चिलिंग कर देनी है, यानी कि उसको डीप फ्रीजर में उसको इमीडिएटली हमें भेज देना है, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो उसके अंदर वहां पर बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी और हमारा जो दूध है वो क्या हो जाएगा, खराब होने से बच जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम पास्चराइजेशन बोलते हैं, ये सबसे पहले डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने, और उन्हीं को ऑनर देने के लिए इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया पास्चराइजेशन। ठीक है। अब स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोरेज और पैकिंग जो होती है, अगर हम खाने के ढंग से करेंगे तो भी वो स्पॉइल होने से बच जाएगा। तो इसके लिए जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको अगर हम एयर टाइट पैकेट्स में या एयर टाइट कंटेनर्स में अगर हम लोग पैक करके अगर हमको मार्केटिंग करेंगे तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ वहां पर नहीं होगी, क्योंकि एयर टाइट बैग्स में क्या होगा, एयर नहीं होगी। एयर नहीं होगी तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो फूड है वो क्या होगा, स्पॉइल होने से बच जाएगा। तो इस तरह से ये जो सारी टेक्निक्स थी वो किसकी टेक्निक्स थी, हमारी थी प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स, जिससे हम लोग अपने फूड स्टफ, अलग अलग फूड आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और वो खराब होने से भी बच सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? अभी तो हम सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनके यूजेस भी पढ़े और उनके हार्मफुल जो इफेक्ट्स हैं वो भी पढ़े। यूजफुल इफेक्ट में सबसे ये जो यूजफुल इफेक्ट आता है वो आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, वो हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखिए, ये एक प्लांट है और ये प्लांट की क्या है, रूट्स है। क्या दिख रही है आपको, रूट्स दिखाई दे रही हैं। इन रूट्स के टिप्स पर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स। ये रूट नोड्यूल्स जो होते हैं ना, इनके अंदर एक तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उन बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, उन बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इस राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या फंक्शन होता है ये हम पढ़ेंगे। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं उनको बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए, उनमें से एक है नाइट्रोजन। अब प्लांट्स जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे लेंगे? देखिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कार्बन की भी रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स उनको लेते हैं एयर से। अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो प्लांट्स जो होते हैं ना उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेने की एबिलिटी होती है। वो नाइट्रोजन को एज सच, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है ना, उसको प्लांट्स एज सच यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो उसकी क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में 78% के आसपास है, लेकिन प्लांट्स उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको मैंने अभी नाम बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन को ये जो बैक्टीरिया है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो है प्लांट्स की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे प्लांट्स उस नाइट्रोजन को लेते हैं और ग्रो और डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह की जो एसोसिएशन है उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या, हम जिसको कहते हैं कि म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप कैसे हुआ ये, कि प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो प्लांट ने क्या किया, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया को रहने के लिए यहाँ पर जगह दी। बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया, बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया ने
प्लांट को एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट को दिया। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, यानी कि फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, या जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। प्लांट्स एक दूसरे को नहीं, ये जो राइजोबियम है और जो प्लांट है एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, और इसी तरह से हम इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है। तो नाइट्रोजन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत ही अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर में, और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी भी होती है, क्योंकि प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन प्लांट्स इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए वो बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं। तो जैसे कि नाम लिया मैंने आपको, बैक्टीरिया में नाम जो आता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम आता है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। और कौन हेल्प करता है, और करते हैं राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया दोनों ही हेल्प करते हैं। ये कुछ एक एल्गी भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की साइकिल कैसे चलती है। तो नाइट्रोजन की जो साइकिल होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कितने परसेंट प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%। और ये कितना, ये किसकी क्वांटिटी है, नाइट्रोजन की। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है 0.03%। ठीक है। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन होता है अराउंड 21%। ठीक है। तो ऑल्दो नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लांट्स फिर भी नहीं उसको यूज कर पाते। ठीक है। तो किसकी हेल्प से फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया की हेल्प से, साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से, ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से, राइजोबियम बैक्टीरिया। और किसकी हेल्प से फिक्सेशन हो सकता है, लाइटनिंग से, यानी कि जब बिजली चमकती है तब। तो देखिए हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं N2 से, नाइट्रोजन को किससे डिनोट करते हैं, N2 से हम लोग डिनोट करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। कहाँ पर फिक्स करते हैं, वो फिक्स करते हैं प्लांट की रूट्स के अंदर, जो रूट नोड्यूल्स है वहां पर फिक्स करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने के बाद किसमें चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में, जिसको कि प्लांट्स यूज अब भी कर सकता है। पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में उसको फिक्स नहीं कर सकता था या उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, लेकिन जब बैक्टीरिया उसको, उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, तब बैक्टीरिया उनको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। और बैक्टीरिया यूज करके किसको दे देते हैं, प्लांट को दे देते हैं। अब वो जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के किसके अंदर मिक्स हो गए हैं, सॉइल के अंदर मिक्स हो गए हैं। और सॉइल में मिक्स होने के बाद ये बैक्टीरिया जो है इन कंपाउंड्स को गैसेस नाइट्रोजन में फिर से चेंज कर देते हैं। अब प्लांट ने स्टेज पर आकर उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर दिया, और यूटिलाइज करने के बाद जो बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो उसको वापस से नाइट्रोजन के अंदर चेंज कर देंगे, और फिर से वो नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है। या दूसरी तरह से किस तरह से फिक्सेशन हो सकता है कि जब भी लाइटनिंग होती है, उस लाइटनिंग के दौरान एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में चेंज हो जाती है, और वो किसमें मिक्स हो जाती है, सॉइल के अंदर। सॉइल में मिक्स होने के बाद प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। यूटिलाइज करने के बाद वापस से वो चेंज हो जाएगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, और वो रिलीज हो जाएगी। इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता चला जाता है। या क्या हो सकता है कि जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, उसको किसने यूटिलाइज किया, प्लांट्स ने यूटिलाइज किया। प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल्स ने खाया। एनिमल्स जब मरते हैं, गलते हैं, जो सड़ते हैं, तो उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, या जो वो एक्सक्रीट करते हैं, जो मरते हैं, उनमें से क्या निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। नाइट्रोजन जो है वो किसमें मिक्स हो जाएगा, सॉइल में हो जाएगा मिक्स। फिर से प्लांट्स उसको यूटिलाइज करेंगे, एनिमल्स उनको खाएंगे। तो इस तरह से जो साइकिल जो है ना, वो नाइट्रोजन का जो है वो चलता चला जाता है। और इस तरह से प्लांट्स उनको यूटिलाइज करते हैं, और प्लांट से ही फाइनली फिर से नाइट्रोजन निकलकर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है। इस साइकिल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो अब ओवर होता है।
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट किस में यूज होता है? ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। राइट आंसर इज बी, ठीक है। नोट करते जाएं इसे साथ साथ। नेक्स्ट आता है, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। कौन सा एक एंटीबायोटिक है? तो राइट आंसर इज 2, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, कौन कैरियर होता है मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन का? फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो। नोट कीजिए। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस इज, कम्युनिकेबल डिसीजेस इज, कौन हो सकता है? मोस्ट कॉमन एजेंट होता है हाउस फ्लाई। 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई, द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, इडली का जो डो है या जो ब्रेड है वो किस वजह से राइज करता है? वो राइज करता है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स की वजह से। राइट आंसर इज 3। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर जब अल्कोहल में चेंज हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। राइट आंसर इज 3। एफ का कौन सा राइट आंसर है? 3। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किसको बोलते हैं? इसके आंसर्स आप साथ साथ लिखते चलें। मैं इसके आंसर लिख रही हूं। The small organisms which you cannot see through your naked eyes, which you cannot see through naked eyes are called as microorganisms. Naked eyes are called as microorganisms. नोट कीजिए इसे फटाफट। देन नेम द ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? इसे नोट कर लिया। इसका आंसर ये है ए पार्ट। बी का आंसर मैं यहां लिख रही हूं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, ये ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ईस्ट? ईस्ट का क्या यूज होता है? इसे फटाफट नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, सी पार्ट को मैं यहां लिख रही हूं। सी का आंसर मैं यहां पर लिख रही हूं। ईस्ट का क्या यूज होता है? ईस्ट का यूज होता है इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज किया जाता है। केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड, ठीक है, इसको बनाने के अंदर हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं। एंड व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या होता है? इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ नीचे की तरफ। फर्मेंटेशन is the process of conversion of sugar into अल्कोहल। यानी कि शुगर को अगर अल्कोहल में चेंज करना हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस क्या होते हैं? तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। इसका आंसर मैं यहां पर लिख रही हूं। आंसर नंबर डी। The disease causing
microorganisms are called as pathogens. Then who discovered the smallpox? स्मॉलपॉक्स को किसने डिस्कवर्ड किया था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर. यहाँ लिखें. Why microorganisms is used for making curd? माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज क्यों किया जाता है कर्ड बनाने के लिए? तो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसके के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस. वो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वो मिल्क के अंदर जो लैक्टोज नाम की शुगर होती है, लैक्टोज नाम की जो शुगर होती है उसको किसके अंदर चेंज कर देता है? लैक्टिक एसिड्स के अंदर चेंज कर देता है. इससे हमारा जो दूध होता है उसके अंदर क्लम्पिंग हो जाती है और खट्टापन आ जाता है. क्यों? क्योंकि लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो चुकी है. देन हाउ आर वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम दी अदर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स जो होते हैं, वायरसेस और जो दूसरे माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है? वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस दूसरे माइक्रोब से इस तरह से डिफरेंट होते हैं क्योंकि वायरसेस जब बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में जब वो प्रेजेंट होते हैं तो वो एक तरह से इनएक्टिव होते हैं. ठीक है. लेकिन जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो एक्टिव हो जाते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं. वैसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बाहर भी एक्टिव होते हैं और अंदर जैसे किसी की बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तब भी वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं. लेकिन वायरसेस जो होते हैं जब वो बाहर प्रेजेंट हैं एयर में, सॉइल में, वाटर में, तब वो बिल्कुल कंप्लीटली इनएक्टिव होते हैं. ऐसा लगता है कि वो नॉन लिविंग है. लेकिन जैसे ही किसी लिविंग होस्ट में एंटर करते हैं वो क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं और उनके अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं. ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर. एक्सप्लेन द मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हैं? तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल यूजेस ये हैं कि हमने पढ़ा था कि पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है वो भी किससे रिलीज होती है? एक फंगस से रिलीज होती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है. देन वैक्सीन्स का भी हम लोगों ने देखा यूज. वैक्सीन्स जो होते हैं वो भी किससे बनती है? माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनती हैं. देन ब्रेड या बेकिंग इंडस्ट्री में भी हम लोग माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं. देन दूसरी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी हम लोग जो है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं. देन अल्कोहल इंडस्ट्री में भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स का, जिसमें हम ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट का यूज किया जाता है. Then what are communicable diseases? Communicable diseases are those diseases which can be communicated or which can be transferred from the infected person to the healthy person. उनको हम communicable diseases बोलते हैं. अगर आपसे example पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं common cold and tuberculosis, right? Then what is food? Also define the method of food preservation. Okay, what is food? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था. एंड ऑल्सो डिफाइन द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. फूड क्या होता है? एनीथिंग दैट वी ईट, ठीक है, एंड विच गिव्स अस न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज फूड. एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन? कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन के? तो हमने देखा सॉल्टिंग होता है, शुगरिंग होता है, देन हीट मेथड है, देन कोल्ड मेथड है, देन ऑयलिंग करके, देन विनेगर डालकर, देन बहुत सारे दूसरे तरीके के प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट डालकर भी हम लोग प्रिजर्वेशन फूड आइटम की कर सकते हैं. देन एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल विद सुटेबल स्टेप्स. जो नाइट्रोजन साइकिल का जो डायग्राम है जो कि आपकी बुक में गिवन है, हमने जिसको अभी डिस्कस किया है, उसको आप कंप्लीटली पढ़ेंगे अच्छे से और उसके स्टेप्स भी आप लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स. फिलिप्स हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, माइक्रोऑर्गेनिज्म को आप किससे देख सकते हैं? इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि आप उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते. माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट आता है ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. किसको फिक्स करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे? यानी कि साइनोबैक्टीरिया को फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को. देन नेक्स्ट आता है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. अल्कोहल कौन प्रोड्यूस करता है? ईस्ट. ठीक है. कॉलेरा इज कॉज्ड बाय. कॉलेरा किससे कॉज होता है? कॉलेरा कॉज होता है एक बैक्टीरिया से.
कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ नेकेड आई? क्या आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से देख सकते हैं? नो. इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? तो आप किसको देखेंगे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप उनको देख सकते हैं. व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? इसको हमने अभी पढ़ा है. बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसके अंदर मेजर ग्रुप्स आते हैं. नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल. तो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है. कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? हमने पढ़े थे ब्लू ग्रीन एल्गा, ठीक है, एंड साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया. उनके नाम हमने पढ़े थे जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं सॉइल के अंदर. राइट 10 लाइंस ऑन द यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स. इसको हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है. ये आपके लिए होमवर्क है. इसको आप अपने लाइंस में, अपने सेंटेंसेस में इस आंसर को लिखेंगे. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब जो हार्म्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर कॉज करते हैं, अलग अलग तरीके के डिजीजेस कॉज करते हैं, जो कि हमने टेबल की फॉर्म में पढ़े थे, वो आंसर आप इसके अंदर लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं. तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड एंड फो, वो हमारा कंप्लीट होता है. इसके क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे. थैंक यू.